नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 तस्वीरों के साथ। यूपी में अपहरण की 3 बड़ी वारदात से हंगामा मचा हुआ है। अब एक और मामला सामने आ गया है। ताजा मामला गोंडा का है, जहां पर 8 साल के बच्चे नमो गुप्ता का अपहरण हो गया। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, यहां बिल्डर विक्रम त्यागी 26 तारीख से लापता हैं। और तीसरी तस्वीर कानपुर से है, जहां पर संजीत यादव का पहले अपहरण हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इन 3 घटनाओं से, इन 3 खबरों से पुलिस सवालों के घेरे में है और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। गोंडा में 8 साल के मासूम का अपहरण हो गया। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के गाड़ी बाजार से सैनिटाइजर देने के नाम पर बच्चे का अपहरण कर लिया गया। 8 वर्षीय नमो गुप्ता के पिता को फोन कर अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की है और इसके साथ ही पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। परिजनों की तहरीर पर फिलहाल पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर हम आपको गोंडा से बता रहे हैं। हैरान करती है ये खबर कि एक तरफ पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और इन सब के बीच अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। आप देखिए कि वो 8 साल के मासूम नमो गुप्ता का अपहरण करते हैं और उसके बाद उनकी हिम्मत देखिए कि परिजनों को फोन कर फिरौती की मांग भी करते हैं। देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोंडा से। देवमणि, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? देखिए, ये कर्नलगंज के गाड़ी बाजार का एक परिवार है, विनोद कुमार गुप्ता। इनका ये कहना है कि दिन में कुछ लोग बड़े ही फिल्मी अंदाज से आए और इन्होंने इनसे पहले बातचीत की और मास्क सैनिटाइजर, चूंकि कोरोना महामारी की बात चल रही है तो बात वहीं से शुरू की और मास्क सैनिटाइजर बेचने की बात की। क्योंकि जो ये परिवार है ये कर्नलगंज का या गोंडा का बड़ा व्यवसायी परिवार है। इनके पास तमाम पान मसाले की और जो किराना की तमाम बड़ी दुकानें हैं और बड़े व्यवसायी माने जाते हैं। इनके यहाँ मास्क सैनिटाइजर बेचने के नाम पे कुछ लोग आए और फिर उन्होंने इनका विनोद गुप्ता का मोबाइल नंबर लेके और उसके बाद चले गए। फिर इनके जो घर से कुछ दूरी पर, क्योंकि कस्बा चौकी है, पुलिस चौकी भी वहां पे है, वहां से बच्चे को अपहरण करते हैं। उसके बाद विनोद गुप्ता के फोन आता है और फिरौती की मांग की जाती है और ये भी हिदायत दी जाती है कि अगर पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है या किसी को कोई भी चालाकी इस तरह की जाती है तो बच्चे की जान से हाथ धो बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दुस्साहस जो अपराधियों ने किया है। और जल्दी से बताइए देवमणि, क्या किसी पर परिवार ने आशंका जाहिर की है? पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि आप ये बता रहे हैं कि उनकी दुकान पर भी आए थे अपहरणकर्ता, तो क्या किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज या उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, चूंकि परिवार वालों से जो बातचीत हुई है, क्योंकि काफी ये लोग डरे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी के बारे में कुछ शिनाख्त इन्होंने नहीं की है। हालांकि इनकी तहरीर पर, परिजनों की तहरीर पर, जो विनोद गुप्ता हैं उनकी तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का केस जरूर दर्ज कर लिया है और पुलिस की टीमें लगी हुई है और जो विनोद गुप्ता को भी साथ में ले जाकर इन लोगों से, कुछ लोगों से इनकी पहचान भी कराई गई है। कुछ लोग जिस तरह के जो लोग हैं उनसे पहचान कराई गई है। आसपास के जिले, जो गोंडा के जो बहराइच या बाराबंकी, अयोध्या है, इन जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ तक भी बात की जा रही है कि एसटीएफ को भी अलर्ट किया गया है, लेकिन अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि किसी भी तरह का इनके पास कोई सीसीटीवी या कोई इस तरह का हुलिया सिर्फ ये बता पा रहे हैं और कोई भी पहचान की बात पूरा परिवार नहीं कर पा रहा है अभी। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर 26 जून से बिल्डर विक्रम त्यागी लापता हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग मिल नहीं पाया है। उनकी कार 27 जून को मुजफ्फरनगर से बरामद हुई थी। इस मामले को लेकर परिजन परेशान है। उनको आशंका है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कुछ भी पता नहीं लगा पाई है, जिससे परिजनों का सब्र अब जवाब दे रहा है। देखिए, इस समय परिवार की व्याकुलता का और परिवार में के भय का अंदाज़ा आप लोग शायद उतना नहीं लगा सकते जितना परिवार महसूस कर रहा है। आज 28 दिन हो गए हैं। परिवार में हर क्षण इस बात की लेकर चिंता रहती है। हम लोग परिवार में बच्चों का इस समय सामना करते हुए घबरा रहे हैं। हम घर में जाते हैं, बच्चे पूछते हैं क्या हुआ जी, आज क्या रिजल्ट हुआ। छोटी बच्ची पूछती है पापा कब आएंगे। हम क्या उन्हें जवाब दें उस समय जाके। पुलिस बड़ी सहजता से कह देती है कार्रवाई चल रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं, ढूंढ किया जा रही है, तलाश की जा रही है। लेकिन जब पूछा जाए रिजल्ट क्या है, वो परिवार की स्थिति का, उस आतंक का अंदाजा पुलिस या प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। पुलिस की सबसे पहली नाकामी तो उसी दिन हुई जिस दिन जब परिवार ने थाने में शिकायत की तो सबसे पहली गलती पुलिस की वायरलेस ना कराना और इस घटना को बहुत हल्के में लेना। उस चौकी पे एक सिपाही ने वो गाड़ी रोकी, उसके अंदर पिछली सीट पे ब्लड देखा, फिर भी गाड़ी को जाने दिया गया। तो सबसे पहली नाकामी तो उसी दिन की है
अगर पुलिस उस दिन ईमानदारी से काम करती, सक्रिय होती, तो शायद विक्रम त्यागी आज हमारे साथ होते और हम यहाँ ऐसे ना बैठे होते। कानपुर में युवक संजीत की किडनैपिंग और हत्या के मामले में जहां पुलिस सवालों के घेरे में है, तो वहीं इस हत्याकांड में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां कानून व्यवस्था की जगह जंगल राज की बात कह रहा है, तो वहीं पुलिस की अपनी दलील है और दावे हैं। पूरे मामले पर सीएम योगी पुलिस के रवैये से खफा हैं और लापरवाही बरतने वालों पर गाज भी गिरी है। कानपुर पुलिस की एक और नाकामी। कानपुर के बर्रा में किडनैप लैब टेक्नीशियन संजीत की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस संजीत के शव की तलाश कर रही है। पुलिस ने मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। लैब टेक्नीशियन संजीत को 1 महीने पहले अगवा किया गया था। इस मामले में कानपुर पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर आरोप है कि उसने किडनैपर्स को 30 लाख रुपए की फिरौती भी दिलवा दी और उन्हें पकड़ भी नहीं पाई। 26-27 जून को ही हो गई थी संजीत की हत्या। बर्रा थाने में 23 जून को संजीत की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई थी। 26 जून को एफआईआर दर्ज की गई। 29 जून को फिरौती का कॉल आया। इसे लेकर क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल की टीम गठित की गई। इस टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें संजीत के 2 दोस्त भी शामिल हैं। इन्होंने कबूल किया है कि संजीत की हत्या 26 या 27 जून को ही कर दी गई थी और शव को पांडु नदी में बहा दिया था। अब अलग अलग टीम गठित कर शव की तलाश की जा रही है। देखिए, इस व्यक्ति का अपहरण 22 जून को जब ये अपने हॉस्पिटल से निकला था, ये एक लैब टेक्नीशियन था, इसका अपहरण कर लिया गया था। जब इस घटना का पर्दाफाश हुआ है तो ये जानकारी निकल करके आई है कि इसी के 2 साथी जो पूर्व में ये लैब टेक्नीशियन थे, इसके साथ काम करते थे, इसके दोस्त थे, इन्हीं लोगों ने इस व्यक्ति का अपहरण किया था। परिवार ने लगाए थे पुलिस पर आरोप। परिवार का दावा है कि उसने किसी तरह से 30 लाख रुपयों का इंतजाम किया था। पुलिस की मौजूदगी में पुल के ऊपर से रुपयों से भरा बैग नीचे फेंका। अपहरणकर्ता बैग लेकर फरार हो गए और पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ नहीं पाई। इसके बाद किडनैप हुए संजीत की बहन ने बैग में कभी रुपए होने के और कभी नहीं होने के अलग अलग बयान दिए थे। अपने बच्चे को अचार और पूरी भेज देते थे कि 4 पैसा इकट्ठा होगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। दिए अचार बार दिए। पैसे थे मेरे। मारो गोली, कहो पुलिस से कि गोली मार के कब लाओ कि नहीं थे पैसे थे। हमने पैसे कैसे, मोदी जब नोट बंद करवाए थे कितना किसके घरों में निकला था, तब कहाँ चली गई थी प्रशासन कि जलाया गया था बोरा नोट जलाया गया था, तब प्रशासन नहीं देख रही थी क्या? मामले में शुरू हुई सियासत। वहीं पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। वहीं मायावती ने भी ट्वीट कर कहा है कि यूपी में जंगल राज हो गया है। इसके अलावा दूसरे विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गए। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। पुलिस के सामने फिरौती का पैसा लेकर अपराधी भाग गए और आज उसकी लाश भेज दी। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून का राज नहीं है, गुंडा राज चल रहा है। अब बताइए उत्तर प्रदेश की जनता किससे जाके अपना न्याय मांगेगी? उत्तर प्रदेश की जनता किस पे भरोसा करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता को पुलिस पे कोई भरोसा नहीं रहा है। बिकरू गांव में जब विकास दुबे ने हत्या की थी तब भी पुलिस वाले ने खबर भेजी थी कि पुलिस आने वाली है। आज मुझे लगता है इस घटना में पुलिस की अपराधियों के साथ साठगांठ है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस और अपराधियों का साठगांठ चल रहा है, तभी अपराधियों के इतने मन बढ़े हुए हैं। पूरे मामले में नकली नोट का एंगल भी सामने आ रहा है। इस मामले में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 30 लाख रुपए नहीं देने और बैग में नकली नोट रखे जाने की बात सामने आ रही है। नकली वाली गड्डी है ना, उसमें कोई चला। अच्छा, नकली गड्डी कितने दी? नकली गड्डी है, लगता 9 दिन 10 गड्डी लेके आया था। कहाँ से? ये बच्चों वाली नहीं जो आती है। कहाँ से लाए थे?
हनुमान मंदिर से गए नकली गड्डी वहीं प्रदेश में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर सीएम योगी पुलिस से बेहद नाराज है। योगी सरकार ने कानपुर के एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, सीओ मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया है। इससे पहले थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया जा चुका है। न्यूज 18 के लिए अमित गंजू के साथ श्याम तिवारी की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के क्या कहने। इन दिनों हर तरफ यूपी पुलिस के ऐसे ही चर्चे हो रहे हैं और वो चर्चे किसी बहादुरी को लेकर नहीं है, बल्कि पुलिस की लापरवाही और पुलिस की अमानवीय हरकतों को लेकर हैं। अब यूपी के एटा में पुलिसकर्मी ने एक शख्स को बीच रोड पर घोड़ा बना दिया और हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाला उस पर सवारी भी करने लगा। ये यूपी के एटा की तस्वीरें हैं। यहाँ कोई नौटंकी या फिर नाच गाना और नाटक नहीं हो रहा, बल्कि यूपी पुलिस कुछ लोगों पर अपनी ताकत आजमाइश कर रही है। यूपी पुलिस के एक सिपाही ने बीच सड़क पर शख्स को घोड़ा बना दिया और उस घोड़े पर खुद सवारी भी करने लगा। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। एक शख्स को घोड़ा बनाया गया तो दूसरे को वहीं पास में दूसरा पुलिस वाला बेरहमी से पीट रहा था और ये सिलसिला काफी देर से चल रहा था। और बाद में दोनों लोगों को पुलिस वालों ने बुरी तरह पीटा, जी भर कर पीटा और तब तक पीटा जब तक पुलिस वाले खुद मारते मारते थक नहीं गए। भरे बाजार में चलते ट्रैफिक के बीच खाकी से मार खाते ये लोग न आतंकवादी हैं, न उग्रवादी हैं और न ही इन्होंने किसी का मर्डर किया है। इन पर कोई दुर्दांत आरोप नहीं है, बस मामूली सा आरोप है कि इन दो लोगों ने 2 हरे पेड़ काट दिए थे। बस फिर क्या था, पुलिस या महकमा पहुंच गया अपने कानून की ताकत दिखाने। जलेसर कोतवाली से जीप लेकर पुलिस वाले पहुंचे और हरे पेड़ काटने के आरोपी इन दोनों लोगों को पकड़ लिया। अब सूत्रों का कहना है कि इस दौरान खींचतान में एक पुलिस वाले की वर्दी थोड़ी सी फट गई। बस फिर क्या था, पुलिस वाले तो खुद को भगवान समझ बैठे थे। जलेसर बाजार में ही दोनों को बुरी तरह पीटा गया। इतना पीटा गया कि देखने वालों तक के आंसू निकल गए, लेकिन पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। मार मार कर पुलिस की जीप में बिठाया। एक आरोपी जीप में चढ़ नहीं पाया तो वहां भी लाठी से ही जवाब मिला। घटना एक दिन पुरानी बताई जा रही है। अब हरे पेड़ काटने की जो सजा होगी वो कानून के मुताबिक दोनों आरोपियों को मिलेगी, लेकिन सरेआम सरे बाजार पुलिस वालों ने जो किया उसका क्या? उन पुलिस वालों की सजा कौन तय करेगा? क्या खाकी पहनना ही मारपीट और गुंडागर्दी का लाइसेंस है? सवाल कई हैं, जवाब तो देना होगा। प्रशांत कुमार, न्यूज 18 एटा। उधर मिर्जापुर में आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, ईंट पत्थर भी चले हैं। अदलहाट के शेरपुर कलौन गांव का ये वीडियो है जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। आप देखिए कैसे लाठी डंडों से दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। शामली के कैराना में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दबंगों ने बीजेपी नेता के भतीजे की लात घूंसों से पिटाई कर दी। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कैसे दबंग युवक की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस में इस बात की शिकायत की है और पुलिस अब फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। और यूपी पुलिस की एक और शर्मनाक करतूत सामने आई है। कानपुर देहात में पुलिस ने शव को रस्सी से घसीटते हुए निकाला है। देखिए कैसे शव को नहर से रस्सी से खींचकर निकाला जा रहा है। मंगलपुर पुलिस की शव के साथ ऐसी संवेदनहीन तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। और विकास दुबे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। विकास का आखिरी ऑडियो सामने आ गया है। डरा हुआ लग रहा है खूंखार विकास। मदद के लिए सचिन को फोन कर रहा है विकास। मध्य प्रदेश पहुंचने वाला हूं, यह कह रहा है विकास उस ऑडियो में। आइए आपको सुनवाते हैं विकास दुबे का वो आखिरी वीडियो। गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर है, नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है।
नहीं लग रहा ना। चलिए चलिए ठीक। गुड्डन कहाँ पे है अभी? गुड्डन की यार कोई आइडिया नहीं लग रहा भैया। नंबर तो ऑफ जा रहा, हमने भी कोशिश की, नंबर तो नहीं लग रहा है। चलो आप माई लाइक जो मदद बताओ वो हम करवा देंगे, बस कुल मिला के इतना समझ लो। वो हमने सचिन को भी बोल दिया है कि अगर कोई मदद, सचिन अवस्थी को किया था फोन। अरे वो अवस्थी, हाँ। वो ओरिया, हाँ, उसका नंबर मिला था ओरिया से। हाँ, था आपके रिलेशन में है कोई? हाँ, हम उसी लड़का है। उसकी शेखर की वाइफ का कोई रिश्तेदार है? हैं? शेखर की वाइफ का रिश्तेदार है कोई? हाँ, 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 विवाह का? हाँ, रिश्तेदार हैं। तो बात हो जाए उससे फिर। तो आप माई लाइक बताओ, काम हम करो, कह दें उनसे, काम हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत हो जाएगी। आप कह दो कि हमारा फोन आया था, फिर जैसा आप कहेंगे फिर वैसा हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। तो आप उनसे कह दो थोड़ा सा, हम बोले दे रहे हैं कि हो जाए, मदद हो जाए थोड़ी देर। आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ हाँ, वो हम समझ रहे हैं। तो अब आप कह दो। लेकिन यार हम कह, बात सुनो भाई। हाँ, हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको कर रहने की जाने की कोई दिक्कत हो तो आप सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा। हाँ, और सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है, बस ये है दिक्कत है। अच्छा अच्छा, तो हम उनको बोल, सोमवार मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में। आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो विकास दुबे को सुन रहे थे आप, जो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर पहुंच गया हूं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस बड़े खुलासे पर, बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होगी वापसी।